हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूके पीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज है 9 मार्च और आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपके सामने है। ठीक है, तो एज़ यूजुअल जो हम हमेशा करते हुए आए हैं, सबसे पहले देखेंगे हम यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को, फिर वन लाइनर न्यूज़ तो कुछ एज सच है नहीं आज। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपके सामने है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली न्यूज़ है उड़ान योजना। ठीक है, तो उड़ान योजना को एक आज के जो अखबार में आया हुआ है, तो उड़ान योजना का एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी अगर क्रिटिकल एग्जामिन करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है, कहाँ पर, जीएस पेपर 6 में, जीएस पेपर 6 में उत्तराखंड की इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, और वहाँ पर अगर उत्तराखंड में उड़ान योजना से संबंधित कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, मतलब आपको अगर वहाँ पर क्रिटिकल एग्जामिन करना पड़ेगा किसी क्वेश्चन में, तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ साथ में अगर आप इसको प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ान योजना कब शुरू हुई थी। ठीक है, उड़ान योजना का संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, फिर उड़ान योजना को कब पहली बार इसकी पहली फ्लाइट उड़ी थी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो इसमें मैक्सिमम किराया था वो 2500 के आसपास था। ठीक है, 2500 ही था, मतलब आसपास क्या था, 2500 था। तो ये एक इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आज क्रिटिकल एग्जामिन तरीके से देखेंगे क्या इसमें नेगेटिव चीज़ें देखी जा रही हैं। दूसरी चीज़ है टिहरी झील महोत्सव के बारे में है, और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर हम 12 महीने टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी, अगर आप जीएस पेपर 6 से रिलेट करते हैं, उत्तराखंड की इकोनॉमी से रिलेट करते हैं, या आप फिर जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी में इसको एज ए एग्जाम्पल की तरीके से कोड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इजीली इसको कोड कर सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से आपके पास प्रीलिम्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जो अगली न्यूज़ है वो हरिद्वार से खाड़ी देश, मतलब जो हरिद्वार से हम एक्सपोर्ट करते थे खाड़ी देशों को, उसमें क्या देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से कैसे किसी राज्य पर प्रत्यक्ष रूप से क्या पड़ते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कैसे, जो एमएसएमई सेक्टर है, उत्तराखंड का एमएसएमई सेक्टर है, उस पर क्या देखने को मिल रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इस चीज़ से। ठीक है, जो क्या हो रहा है, खाड़ी देशों में युद्ध अभी हाल ही में, मतलब जो भी युद्ध वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके जीएस पेपर 6 से पुनः बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जीएस पेपर आप 3 की बात करें, वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रीलिम्स के आस्पेक्ट से ये जो टॉपिक है, ये स्टार मार्क करके रख लो कि यहाँ पर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कल था 8 मार्च, और 8 मार्च को हम मनाते हैं मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आया हुआ है, और वहाँ पर बताया गया है कि विकसित भारत 2047 में महिलाओं की क्या भागीदारी होगी, नारी शक्ति की क्या भागीदारी होगी। तो यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इसको ऐसे से कनेक्ट करना चाहें, ठीक है, चाहे आप इसको जीएस पेपर 2 से, इंडियन सोसाइटी से कनेक्ट करना चाहें, चाहे आप जीएस पेपर 6 से उत्तराखंड की जो सोसाइटी है वहाँ से कनेक्ट करना चाहें, या फिर प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से, जैसे स्टेम वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, ये आपके पेपर में अब आने वाली चीज़ें हैं, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, मेडिकल, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर जो 7वां टॉपिक है वो है भारत की उर्वरक आपूर्ति। ठीक है, अब हुआ क्या है कि जो खाड़ी देश हैं, अगेन देखो, जो ये खाड़ी देश हैं, यहाँ से क्या आता है, भारत में उर्वरक सप्लाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि भारत में जो फर्टिलाइजर है उनकी कमी देखने को मिल रही है। ठीक, फर्टिलाइजर के प्रकार देखेंगे तो वो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ साथ में मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप बात करें जीएस पेपर 6 की बात करें, उत्तराखंड की इकोनॉमी से रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 की बात करें तो वहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर इसको आप इस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आज की न्यूज़ है, इन न्यूज़ में इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, और आप देख सकते हैं कि आपका, चाहे आप जीएस पेपर 3 की बात करें, ठीक है, जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमी वाला चैप्टर है आपके पास, वो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इजीली इकोनॉमी के जो एग्जाम्पल हैं वो इतने जल्दी आपको मिलते भी नहीं है। लेकिन आज आप इस पूरी जितने भी न्यूज़ हैं, ठीक है, चाहे आप उड़ान योजना की बात कर लो, इसको आप इकोनॉमी से सीधे टूरिज्म से रिलेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी से भी रिलेट करोगे। टिहरी झील महोत्सव को आप इकोनॉमी से रिलेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है फिर
सॉरी हाँ पर्यटन से रिलेट करोगे तो सीधे सीधे इकोनॉमी से रिलेट करोगे। ये प्रत्यक्ष तौर पर क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड एक टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक क्या है, पूर्ण तरीके से इकोनॉमी में रिलेटेड है। महिलाओं की जो भूमिका है विकसित भारत बनाने को 2047 तक, ठीक है, ये भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट से क्या है, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज आपके लिए जो मटेरियल है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जा सकता है। आप अगर इसको देखना चाहें तो इकोनॉमिक के एस्पेक्ट से आपको आज बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे टारगेट यूके पीएससी सर्च करना है, ठीक है। आपको ये आइकन मिलेगा, ठीक है, या आप इस बार कोड से भी क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट टारगेट यूके पीएससी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ वगैरह की सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो एक बार पुनः हम क्या जीत चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, ठीक है। इसका फाइनल कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका क्या हुआ था, फाइनल हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच हुआ, तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ, ठीक है। रनर अप टीम कौन थी, तो न्यूजीलैंड थी। विनर टीम कौन थी, अपनी भारत थी, ठीक है। अगर आप मैन ऑफ द मैच देखें तो कौन थे, जसप्रीत बुमराह थे, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार के आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम में, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत ही याद रखना है कि क्या क्या था, बाकी तो एज यूजुअल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती नहीं है मेंस के एस्पेक्ट से इन न्यूज़ में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में। और यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कल की न्यूज़ थी वो 8 मार्च, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो यह भारतीय संविधान का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये बिल्कुल सही है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% मतलब 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल ही सही जवाब है, मतलब सही ऑप्शन है, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि यह आरक्षण राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में भी समान रूप से लागू होगा। तो ये क्या है, गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 1 और 2 इसके सही आंसर है। तो 1 और 2 इसका सही आंसर, तो इसका ए ऑप्शन क्या है, सही आंसर है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, क्योंकि ये आने वाले टाइम में, ठीक है, या अभी 2025 की बात करें वहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, 2026 में भी इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जो अगला टॉपिक था हमारे पास वो हल्के लड़ाकू विमान LCH प्रचंड के संदर्भ में था। और हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने इस पर क्या करी थी, एक यात्रा करी थी, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया अटैक हेलीकॉप्टर, ये भी बिल्कुल सही है। इसे विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या है, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है LCH प्रचंड, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक, मेरे को लगता है कि जो हमने ये क्वेश्चन करे हैं ये एक स्टेप ऊपर ही करे हैं। जो हमारे पास प्रीलिम्स का पेपर आता है उससे एक स्टेप क्या है, ये ऊपर ही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है प्रीलिम्स में। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके पास वो किससे रिलेटेड है, उड़ान योजना से रिलेटेड है। जब भी आप इस उड़ान योजना का आलोचनात्मक परीक्षण करें तो आपको क्या करना होता है, 70% तो आपको क्या लिखना पड़ता है, पॉजिटिव एंगल लिखना पड़ता है। फिर बाकी का 30% आपको क्या लिखना पड़ता है, नेगेटिव एंगल लिखना पड़ता है। तो जो आज की न्यूज़ है आप यहाँ पर 30% नेगेटिव जो एंगल है उसको आप आज के इस DNA के लेक्चर के इस न्यूज़ से आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू की गई कई क्षेत्रीय हवाई सेवाएं जैसे देहरादून से पिथौरागढ़ निजी ऑपरेटरों की मनमानी और तकनीकी कमियों के कारण क्या हो गई, बंद पड़ी हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो एक कमी तो आपको यहाँ पर देखने को मिल गई, क्या, ऑपरेटरों की मनमानी, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर आलोचनात्मक परीक्षण करना पड़े उड़ान योजना की तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जब भी इसमें प्राइवेट प्लेयर क्या आते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। जब भी क्या होते हैं, प्राइवेट प्लेयर इसमें शामिल होते हैं तो वो क्या चलाते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं। जब वो मनमानी चलाते हैं तो क्या होता है, फिर इसमें क्या हो जाती है, कनेक्टिविटी या योजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो जब भी आप इस योजना को क्रिटिकल एग्जामिन करें, ठीक है, कभी भी आपको इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट लिखना पड़े तो आप इसमें इस योजना में लिख सकते हैं कि क्या, ऑपरेटरों की मनमानी हो रही है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसमें थोड़ा प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो उड़ान योजना, इसका पूरा नाम क्या है, तो उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। और यह भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, RCS है। तो आप इसको एक बार याद कर लेना, कभी भी आपको आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो उड़ान योजना है वो कैसी योजना है, तो वो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। मतलब रीजनल मतलब अंतरराज्यीय की बात कर सकते हो,
आप इसको कि जैसे पिथौरागढ़ से देहरादून हो गया, देहरादून से उत्तरकाशी हो गया, तो ऐसे ये क्या है, एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। ठीक है, इसमें जो हाईएस्ट किराया है वो कितना है, 2500 रुपये है। ठीक है, इसमें जो हाईएस्ट किराया है वो कितने रुपए है, 2500 रुपये है। ठीक है, इसको इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 21 अक्टूबर 2016 को। इसको क्या दे दी गई थी, इस स्कीम को मंजूरी दे दी गई थी और 2017 में इसमें पहली उड़ान भरी गई थी। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि इसकी पहली उड़ान कब भरी गई थी, तो 2017 में भरी गई थी। UCADA मतलब उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर कई बार आपको ना ऐसे फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं आपके प्री एग्जामिनेशन में, तो आपको ये याद रखना है कि UCADA का फुल फॉर्म क्या है, उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, यह राज्य में नागरिक उड्डयन के विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो राज्य के विकास मतलब राज्य में नागरिक उड्डयन के विकास के लिए तो क्या है, नोडल एजेंसी कौन है, UCADA। आपको मुझे बताना है कि जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा क्या है, उड़ान के विकास के लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है। ठीक है, वो कौन सी है। ठीक, तो आपको ये कहाँ पर बताना है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, फिर जो अगला है कि जो प्रमुख हवाई मार्ग है स्थान है, जैसे नैनी सैनी जो हवाई पट्टी है वो कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। और इसको हम कई बार देख चुके हैं कि जो हमारी सीमावर्ती जो हवाई पट्टियाँ हैं वो किसको दी जा रही हैं, सेना को दी जा रही है। किसको दी जा रही है भाई, सेना को दी जा रही है। हमने किसी न्यूज़ में, किसी DNA के प्रीवियस न्यूज़ में इसको क्या करा था, पढ़ा भी था। ठीक है, और वो क्यों दी जा रही है, क्योंकि हमारे लिए जो ये सीमावर्ती जो जिले हैं या वहाँ पर जो हवाई पट्टियाँ हैं वो सामरिक एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सामरिक एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर पंतनगर हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है भाई, उधम सिंह नगर में। अब आपको मुझे बताना है कि चंपावत में कौन सा हवाई अड्डा है, चंपावत में कौन सा हवाई अड्डा है। ठीक है, यह कौन सी हवाई पट्टी है। और आपको मुझे ये बताना है कि उत्तराखंड में वर्तमान में कितनी हवाई पट्टियाँ या आप कहें कि हवाई अड्डे अभी कार्यरत हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं। तो ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। वर्तमान में कुल हवाई सेवाएं, वर्तमान में राज्य की जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ना, उसमें क्या है, उड़ान योजना के तहत 34 हवाई सेवाएं क्या हो रही हैं, संचालित हो रही हैं या प्रभावित हो रही हैं इस चीज़ से, किस चीज़ से, इन लोगों की मनमानी से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट हमने देख लिया उड़ान योजना के। ठीक है, जो भी आपके पास प्रिलिमिनरी डेटा पूछा जा सकता है उड़ान योजना से संबंधित, वो हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा इस खबर के, ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो उत्तराखंड का जो भौगोलिक वो है, परिस्थिति है, वो क्या है भाई, विषम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पूरा राज्य क्या है, पहाड़ी है। मतलब 85% तो ये राज्य क्या है, पहाड़ी है। ठीक है, क्या है, पहाड़ी है। और जो बाकी 15% है वो क्या है, मैदानी है, बल्कि इससे भी कम है। ठीक है, ये 86% के आसपास पहाड़ी और बाकी 14% के आसपास क्या है, मैदानी है। तो आपको थोड़ा सा ये डेटा भी अपने ध्यान में रखना है और देखना है कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो क्या है, बड़ी विषम है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी हैं, जहाँ सड़क मार्ग के साथ साथ हवाई कनेक्टिविटी रणनीतिक, आर्थिक और पर्यटन के नज़रिए से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो रणनीतिक एस्पेक्ट से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में आर्थिक एस्पेक्ट से भी है। अगर कहीं पर माना कि क्या हो जाता है, कहीं पर आपदा आ जाती है ना, या कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ से हम क्या हो जाए, सड़क मार्ग से क्या नहीं कर पाएँ, कनेक्टिविटी ना कर पाएँ, तो हमारे लिए एकमात्र फिर कौन सा ऑप्शन हो जाता है, तो हमारे लिए केवल हवाई कनेक्टिविटी क्या हो जाती है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आपको इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, अब इसमें देखो, तो यह उदाहरण क्या है कि कैसे एक बेहतरीन राष्ट्रीय नीति जैसे उड़ान नीति है, ज़मीनी स्तर पर इसका जो क्रियान्वयन हो रहा है उसमें कमियों और निजी कंपनियों की मनमानी के कारण वो अपने लक्ष्य से क्या हो रही है, भटक सकती है। तो ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कैसे उड़ान योजना का ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर उड़ान योजना को क्या मिल रही है, एक निगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको आप अगर थोड़ा सा मेंस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे इसको कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसको GS पेपर 6 से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उत्तराखंड में परिवहन की क्या स्थिति है, देखो परिवहन की ऑब्वियस ही बात है, स्थिति हमने देख दी। एक तो हम सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं, दूसरा हम हवाई मार्ग से ही जुड़ सकते हैं। क्या जुड़ सकते हैं, हवाई मार्ग से ही जुड़ सकते हैं। माना कोई आपदा आ जाती है तो सड़क मार्ग क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाते हैं, तो हमारे पास एकमात्र मार्ग क्या बचता है, हवाई मार्ग बचता है। फिर सामरिक दृष्टि से भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। माना भविष्य में चीन के साथ कोई लड़ाई लग जाती है,
लड़ाई हो जाती है या युद्ध की स्थिति आ जाती है, तो फिर जो ये एयरपोर्ट्स होंगे हमारे पास, ये छोटे छोटे हवाई पट्टियाँ हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। हवाई पट्टियों और हेलीपोर्ट्स के विकास के बावजूद उनका सुचारू रूप से न चलना राज्य के बुनियादी ढांचे में क्या दिखाता है, एक बड़ी कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, बड़ी कमी क्या दिखाता है, ये दिखाता है। ठीक है, फिर सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन आप इससे आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पर आप बता सकते हैं कि जैसे कैसे ऑपरेटर की वजह से क्या हो रहा है, यह जो उड़ान योजना है उसको क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है। फिर यहाँ पर क्षेत्रीय असंतुलन और पर्यटन अर्थव्यवस्था पर भी क्या पड़ रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्षेत्रीय असंतुलन कैसे, तो पिथौरागढ़ और पंतनगर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में उड़ानें ठप होने से वहाँ के स्थानीय पर्यटन हो गया, व्यवसाय हो गया, रोजगार पर क्या पड़ रहा है, सीधे सीधे क्या पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो आप इस योजना के बारे में अब इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आप इसका क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल एग्जामिन भी कर सकते हैं। या आपको अगर कोई पूछे कि उड़ान योजना में नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बताओ कि उड़ान योजना में कौन सी चीज़ों ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको नकारात्मक रूप से क्या कर रही है, ट्रिगर कर रही है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं, आप इस न्यूज़ का हवाला दे सकते हैं और वहाँ पर बता सकते हैं कि ऑपरेटरों की मनमानी हो गई, या जब भी सरकारी योजनाओं में प्राइवेट प्लेयर क्या करते हैं, आते हैं, तो वो कैसे अपनी मनमानी के तहत उस योजना पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। फिर आप यहाँ पर जीएस पेपर 5 में, ठीक है, उत्तराखंड के जो गवर्नेंस वाला पार्ट है वहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक से संबंधित किसका होता है, तो सरकार से संबंधित होता है। यहाँ पर पब्लिक का मतलब होता है सरकार से संबंधित, प्राइवेट मतलब निजी कंपनियों से संबंधित। तो सरकार और निजी कंपनियों की जो पार्टनरशिप है उस मॉडल की क्या है, एक चुनौती है। ठीक है, आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की क्या चुनौतियां हैं, तो वहां पर आप यहां पर बता सकते हैं कि कैसे निजी एयरलाइंस ऑपरेटरों की मनमानी, यात्रियों की कमी या तकनीकी खराबी का बहाना बनाना को उजागर करती है। यह दर्शाता है कि निजी भागीदारी लाभ प्रेरित तो होती है और उन पर क्या होता है, सरकारी नियंत्रण कितना प्रभावी है, यह एक प्रशासनिक चुनौती है। तो वहाँ पर जैसे जो हमारे ये जो निजी कंपनियां हैं जो यहाँ पर जिनके ऑपरेटर हैं, तो वहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि इन पर सरकारी नियंत्रण कितना है, सरकार इनको किस नियंत्रण तक क्या कर सकती है, काबू में रख सकती है। तो ये एक प्रशासनिक क्या है, चुनौती है। ठीक है, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूर्ण तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको पूर्ण तरीके से समझ आया होगा तो ये आपके पास क्या है, एक MCQ है। आप इसका आंसर कहाँ पर दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके जो आंसर हैं उनका क्या करूँगा, इंतजार करूँगा। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके पास टॉपिक था, ये हमने ख़त्म कर लिया। ठीक, अब जो दूसरी न्यूज़ आती है, दूसरी न्यूज़ है हमारी टिहरी झील महोत्सव से संबंधित। ठीक है, तो उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन प्रमुख व्यक्ति थे, तो यहाँ पर हमारे जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, वो यहाँ पर क्या थे, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। तो आयोजन स्थल इसका क्या था, तो टिहरी लेक फेस्टिवल का आयोजन टिहरी की कोटी कॉलोनी में किया गया था। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके प्रमुख व्यक्ति कौन थे यहाँ पर, तो जनरल गुरमीत सिंह थे। अब भूगोल और नदियाँ, यहाँ पर क्या है कि महोत्सव के दौरान देवप्रयाग में योग शिविर का आयोजन हुआ। ठीक है, देवप्रयाग में क्या हुआ, योग शिविर का आयोजन हुआ। और देवप्रयाग में कौन सी दो नदियों का संगम है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है। एक बार मैं आपसे फिर पूछूंगा कि जो हमारे पंच प्रयाग हैं, ठीक है, एक बार उनके बारे में मुझे डिटेल में बताना कि जो भी 5 प्रयाग हैं वहाँ पर कौन कौन सी नदियों का क्या है, मिलन केंद्र है। ठीक है, और सबसे ऊपर कौन सा प्रयाग है। ठीक, तो ये क्या है कि बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। ठीक है, तो उसमें चर्चा में क्या विषय है यहाँ पर, तो श्री अन्न मिलेट्स हो गया, या जैविक खेती हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, कि राज्यपाल द्वारा विशेष सराहना की गई। और यहाँ पर क्या था कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल क्या था, टिहरी म्यूजियम था। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और यहाँ पर आपको मुझे क्या बताना है, तो 5 प्रयागों के बारे में बताना है और वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ
मिलती हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको मेंस में कनेक्ट करना चाहें तो आप इसको सीधे सीधे जीएस पेपर 6 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम पर्यटन विकास के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्यटन विकास में हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मैदानी क्षेत्रों में क्या है, पर्यटन बहुत ज़्यादा है। मैदानी क्षेत्रों में क्या है, पर्यटन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो पर्यटन क्षेत्र क्या है भाई, कम है। पर्यटन जो क्या है हमारा कम है। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पर्यटन है उसको हम पर्वतीय क्षेत्रों में भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम मतलब सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, और सरकार कैसे कैसे प्रयास कर रही है, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि सरकार ने क्या करा है कि भाई पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यटन को बढ़ाने के लिए टिहरी झील महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का क्या करा है, आयोजन किया है। तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि पर्यटन विकास में क्या हुआ है, राज्य में 12 मासी पर्यटन, ईयर राउंड टूरिज्म और शीतकालीन पर्यटन, विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने में टिहरी झील जैसे साहसिक खेल केंद्रों की क्या है, भूमिका है। यह राज्य की जीडीपी और रोजगार सृजन का मुख्य साधन बन सकती है। ऑब्वियस सी बात है, हम देखो एक अवधारणा बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हमारा पर्यटन बढ़ता है, क्या होता है, पर्यटन बढ़ता है तो हमारा रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो माइग्रेशन क्या होगा, कम होगा। जब माइग्रेशन कम होगा तो मुझे लगता है कि रिवर माइग्रेशन भी बढ़ेगा, मतलब जो लोग यहाँ से काम के लिए यहाँ इस भूमि को छोड़ के जा चुके हैं, अन्य राज्यों में अपना योगदान दे रहे हैं, वो पुनः वापस आएंगे और अपना कारोबार फिर यहाँ से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रामीण आर्थिकी और स्वयं सहायता समूह, देखो जो स्वयं सहायता समूह है ना, वो सूक्ष्म उद्योगों से रिलेटेड है। क्या है, सूक्ष्म उद्योगों से क्या है, रिलेटेड है। अब जब भी ऐसे चीज़ों का क्या होता है, आयोजन होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, एक अलग सा आयोजन होता है। ठीक है, वहाँ पर जो भी हमारे एसएचजी हैं, जो एसएचजी मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ठीक है, जो लखपति दीदी योजना है ना, वो एसएचजी से संबंधित है। तो जो हमारे एसएचजी हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को वहाँ पर बेचने के लिए उनको क्या मिलता है, एक जगह मिलती है। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जैसे वो अपने प्रोडक्ट बेचेंगे तो भैया उनकी जो क्या होगी, उनकी जो आमदनी होगी वो बढ़ जाएगी। जब उनकी आमदनी बढ़ेगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। तो ये क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी क्या है, बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर कृषि क्षेत्र में श्री अन्न की हम बात करते हैं, और हम वहां पर क्या कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जैविक खान पान और श्री अन्न मतलब मोटे अनाज को बढ़ता आर्थिक महत्व उसका क्या कर रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और लगातार जैसे 2023 का जो ईयर था वो हमने पूर्ण तरीके से क्या करा था, समर्पित मिलेट को समर्पित किया था ना। तो जब हम ऐसे लगातार क्या करेंगे, ऐसे लगातार प्रयास करेंगे। ठीक है, और वैसे भी आने वाले टाइम में जो जैविक खेती है वो क्या होगी, वो उसको बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उससे हमारे खान पान में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। जब उसमें चेंज आ रहा है तो क्या हो रहा है भाई, उसमें इंसानों पर क्या हो रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इंसानों नहीं बल्कि पूरी प्रकृति पर या पर्यावरण पर या पारिस्थितिकी पर क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे मिलेट मिशन है वो हमारी आर्थिकी को किस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ठीक है, फिर जो इसको हम फिर कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो पेपर 6 में ही पर्यावरण और भूगोल से इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण कैसे, हिमालय हो गया, गंगा और समग्र पर्यावरण को बचाने की सामूहिक जिम्मेदारी का यहाँ पर क्या था, उल्लेख था। तो यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, टिहरी डैम झील के पारिस्थितिकी प्रभावों को संतुलित करते हुए इसको इको टूरिज्म के रूप में विकसित करना की बात करी थी। तो जैसे ही हम इसको इको टूरिज्म की तरीके से बात करेंगे, देखो मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था। ठीक है, लगातार हम क्या करते हैं, देखो हमारा देश कैसा है, हमारा देश जो है उसमें पर्यटन कैसा है। तो हमारे देश में जो धार्मिक आधारित पर्यटन है ना, धार्मिक आधारित पर्यटन है वो क्या है, ज़्यादा है। धार्मिक आधारित पर्यटन क्या है, ज़्यादा है। अब आप खुद सोच लो, माना आप अपने माता पिताजी को कहीं पर घुमाने ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश क्या करेंगे, ज़्यादातर कोशिश आप यही करेंगे कि उन्हें कोई कई मंदिरों के दर्शन करवा के आ जाएं। ठीक है, कहीं उन्हें कोई हमारा ऐसी साइट हो जहाँ पर पिलग्रिम वाली चीज़ें ज़्यादा हों, जो हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई हों, और वहाँ पर जाना वो पसंद भी करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बहुत ही शानदार लिखा हुआ था कि जो भी हमारे धार्मिक साइट्स हैं, जो भी हमारे धार्मिक क्या है जगहें हैं, वहाँ पर पारिस्थितिकी पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि
उसको संतुलित करना लगभग क्या हो चुका है, बहुत ही बड़ा एक टास्क हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पर बताया गया था कि क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जब भी हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, ठीक है, धार्मिक स्थान पर हम गए, ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वहाँ की जो पारिस्थितिकी होती है, वहाँ से लोग क्या करना स्टार्ट करते थे, छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कहीं पर फूल खरीदते हैं, धूप दिया खरीदते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं और जो इनका वेस्ट होता है वहाँ पर आप छोड़ के आ जाते हैं। वहाँ पर आप क्या हो जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है, छोड़ के आ गए तो वहाँ की जो पारिस्थितिकी होगी भाई, उस पर क्या पड़ेगा, वहाँ का जो पारिस्थितिकी होगा या पर्यावरण होगा उस पर क्या पड़ेगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जैसे उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो वहाँ की पारिस्थितिकी क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ की पारिस्थितिकी बिगड़ेगी भाई, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हम क्या कर रहे हैं, कोई धार्मिक कार्य तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हम कोई अच्छा कार्य तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब भी हम ऐसे जगहों पर जाएं तो हम मेक श्योर करें कि जो भी हम वेस्ट क्या कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं, उसको नदियों में प्रवाहित ना करें, ठीक है। हम करते हैं ना, जैसे हम दिया भी जलाते हैं तो जो उसका नीचे वाला जिसमें हम रखते हैं, जो हम नहीं कहते कि दिया को क्या कर दो, नदी में बहा दो, तो नदी में दिया थोड़ी बहाता है, उसको हम किसी चीज़ में रखते हैं, वो डोना जो होता है उसमें रखते हैं। और आजकल डोना कैसे आते हैं, वो प्लास्टिक के डोने आते हैं, ठीक है, और हम उसको उसमें प्रभावित कर देते हैं, किसको, जो भी हमारा दिया वगैरह होता है किस में प्रभावित कर देते हैं, नदी में। तो ऑब्वियसली बात है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम देख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एक मतलब शिक्षित नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसे काम करते हैं, जो भी ऐसे काम करते हैं, तो यूज़ करें वहाँ पर ऐसे कोई पत्तों वाला डोना यूज़ करें वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है मतलब। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, सोचने वाली चीज़ है। फिर आपदा प्रबंधन और सेना की भूमिका क्या है, तो पैरा रेजिमेंट द्वारा फ्री कॉल जंप का प्रदर्शन, दुर्घटना क्षेत्रों में सेना की त्वरित पहुंच और बचाव क्षमता को भी यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं वो क्या करेंगे, फ्री फॉल जंप करेंगे अगर कोई वहाँ पर डूब रहा होगा, है ना, कहाँ पर, जो नदी जो अपना क्या है, झील है, टिहरी झील है, तो वहाँ पर बताया गया है कि कैसे उनको उन जो ट्रेजेडी है उसको रोकने के लिए भी क्या है, पर्याप्त साधन है, ठीक है। आप इसको जीएस पेपर 4 में इथिक्स और सामाजिक मुद्दों से भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जब भी महिला सशक्तिकरण की बात आए तो सूर्यगंगा संगीत विद्यालय द्वारा नारी सशक्तिकरण पर प्रस्तुति और महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का संदर्भ, राज्य में विकास में महिलाओं जैसे विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वहाँ पर आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या थी, मुझे लगता है कि आपको ये वाला टॉपिक भी क्या हो चुका होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा, टिहरी झील महोत्सव का। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और ये तीसरा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एफटीए की बात करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, जब भी हम एफटीए की बात करते हैं तो उसका कैसा इम्पैक्ट राज्यों पे पड़ेगा, हम हमेशा इसकी बात करते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहा है उसका हमारे राज्य पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भी टर्मिनोलॉजी आती है मैं उसको निजी तौर पर ऐसे कोशिश करता हूँ कि कैसे, जैसे हमने नोमैडिक एक बार पढ़ा था, नोमैडिक टूरिज्म, अगर आपको पता हो, ठीक है। और नोमैडिक टूरिज्म क्या है, एक वैश्विक अवधारणा है, ठीक है। उसके लिए जो हमारा देश है वो वीज़ा भी प्रोवाइड नहीं करवाता, लेकिन मैंने उस न्यूज़ को भी क्या करा था, अपने उत्तराखंड से जोड़ने की कोशिश करी थी और मुझे लगता है कि वो आप लोगों को पसंद भी आई थी। तो देखो जैसे ये वाली न्यूज़ है और ये वाली न्यूज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इजराइल ईरान या जो अमेरिका इजराइल ईरान की जो युद्ध चल रहा है और वहाँ पर बताया गया कि कैसे इसका इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार हो गया, ठीक है, या जो उधम सिंह नगर वाला हमारा काशीपुर वाला जो भी इंडस्ट्रियल पॉइंट है उस पर कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, आज उसका आर्टिकल भी आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है, ठीक है। जब भी आप मेन से लिखेंगे ना तो वहाँ पर अब जो आपका एग्जाम पैटर्न हो चुका है ना वो यूपीएससी जैसा हो चुका है, उतना टफ तो नहीं है बट इतना ईजी भी नहीं है, ठीक है। ये मान के चलो वहाँ पर एनालिटिकल क्वेश्चन आपके पास क्या है, आएंगे, ठीक है। और जब भी आपके पास एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास हमेशा कैसे एग्जाम्पल होने चाहिए, करंट अफेयर वाले एग्जाम्पल होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो क्या है ये न्यूज़, तो मध्य पूर्वी जैसे इजराइल ईरान में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन और समुद्री मार्ग बाधित है, ठीक है, जिससे हरिद्वार से खाड़ी देशों को होने वाले लगभग 900 करोड़ रुपए के वार्षिक निर्यात मुख्यतः फार्मा, फूड और हैंडीक्राफ्ट पर भारी संकट मंडरा रहा है।
तो जो भी हरिद्वार का क्या है फार्मा सेक्टर है, जो भी फूड सेक्टर है, जो भी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, उस पर क्या देखने को मिल रहा है, भारी संकट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो, उत्तराखंड के प्रमुख निर्यात क्षेत्र क्या है, या हरिद्वार के प्रमुख निर्यात क्षेत्र क्या है, तो फार्मास्यूटिकल्स की आप बात कर लो, फूड प्रोसेसिंग की बात कर लो, इसमें जो विशेषकर जो हमारे हर्बल चीज़ होते हैं, जो आयुर्वेदिक उत्पाद होते हैं, उनकी बात कर लो आप, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो गए, लकड़ी और पीतल के जितने भी सामान होते हैं वो हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, फिर चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लो, तो इनको क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इस पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, युद्ध की स्थिति है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, प्रमुख बाजार, तो खाड़ी देश उत्तराखंड के उत्पादों विशेषकर फार्मा फूड के लिए एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या मिल रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो क्या है इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार और रुड़की राज्य में एमएसएमई और बड़े उद्योगों की क्या है प्रमुख केंद्र है। और जब वहाँ पर क्या हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो यहाँ का जो निर्यात है वो वहाँ पर जा नहीं पा रहा है। और जब यहाँ का जो निर्यात है वो वहाँ पर जा नहीं पा रहा है, तो यहाँ की जो इंडस्ट्री है उस पर क्या देखने को मिल रहा है भाई, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर आयातित कच्चा माल, अगर हम आयातित कच्चा माल की बात करें, तो पेट्रो उत्पाद और पैकेजिंग सामग्री उद्योगों के लिए आवश्यक आयात है, जिन पर वैश्विक संकट का सीधा असर पड़ रहा है। तो आप इसको भी इस पर क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ना ये तो अब अलग चीज़ें हैं कि मतलब जैसे जो फार्मास्यूटिकल्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन हम सोचो, अब यहाँ पर रोजगार भी तो है। रोजगार कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आपने होटल मैनेजमेंट का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि कंपनियों, मतलब कई कंपनियों का नाम सुना होगा। तो हमारे जो युवा हैं, जो हमारा युवा है, उत्तराखंड की ही बात करूं मैं आपको, तो बहुत सारा जो युवा है वो खाड़ी देशों में क्या करता है, नौकरी करता है। खाड़ी देशों में क्या करता है, नौकरी करता है। अब वहाँ पर युद्ध की स्थिति है, तो वो लोग क्या आ चुके हैं, अपने देश वापस आ चुके हैं। अब जैसे ही वो लोग अपने देश वापस आ चुके हैं, तो वो क्या हो चुके हैं, फिर से बेरोजगार हो चुके हैं। ये मान के चलो, कोई बहरीन में क्या करता था, नौकरी करता था, कोई कुवैत में नौकरी करता था, कोई यूएई में नौकरी करता था, कोई ईरान में पढ़ने के लिए गया था या नौकरी करने के लिए गया था। ठीक है, तो ये कोई सऊदी में नौकरी करने के लिए गया था। तो वो लोग जब वापस आ चुके हैं, तो अब ऐसी बात है, वहाँ पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसको मेंस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो जीएस पेपर 6 में उत्तराखंड की इकोनॉमी से क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो राजस्व और निर्यात में गिरावट क्या है, तो हरिद्वार राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक हब है। अकेली खाड़ी देशों को यहाँ से 900 करोड़ का निर्यात होता है। निर्यात रुकने से विदेशी मुद्रा आय और राज्य की जीडीपी, ठीक है, जीएसडीपी, ठीक है, पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। और जो हमारे एमएसएमई हैं, उस पर भी क्या एमएसएमई हो गया या रोजगार संकट हो गया। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट में नेगेटिव ग्रोथ देखी जा रही है, फूड प्रोसेसिंग में नेगेटिव ग्रोथ देखी जा रही है, और जो हमारा श्रम गहन है, मतलब जो हमारा लेबर है, वो भी वहाँ पर जा नहीं पाएगा। तो इससे क्या है, रोजगार पर भी क्या है भाई, संकट देखने को मिल रहा है। फिर फार्मा सेक्टर की अगर बात करें, तो यहाँ 4000 करोड़ का उत्पादन होता है। जीवन रक्षक दवाइयों हो गई, सिरप का निर्यात प्रभावित हो रखा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हैंडीक्राफ्ट और फूड सेक्टर में क्या है कि लकड़ी का हस्तशिल्प हो गया, पीतल की सजावटी सामान हो गया, हर्बल हो गया, आयुर्वेदिक खाद्य सामग्री हो गई। ठीक है, इससे क्या हो चुका है कि बहुत सारी छोटी जो इकाइयां हैं वो प्रभावित हुई हैं। और इससे क्या होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव से रोजगार पर क्या मिलेगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मेंस में इस बार आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसको तैयार करना है थोड़ा सा। फिर सप्लाई चेन और इन्फ्लेशन की बात करें, तो युद्ध के कारण समुद्री मार्ग का भाड़ा बढ़ गया है, और कच्चा माल जैसे पैकेजिंग के लिए पीवीसी हो गया, पॉलीथीन, ये भी क्या हो चुका है, महंगा हो चुका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर परिणाम क्या है, उत्पादन की लागत, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बढ़ रही है। लेकिन निर्यात न हो पाने के कारण क्या हो रहा है, उद्योगों का करेंसी सर्कुलेशन, जो पूंजी का प्रभाव है, वो रुक गया है। तो ये भी क्या है भाई, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट से। ठीक है, आप अगर इसको जीएस पेपर 6 से कनेक्ट करना चाहते हैं या जीएस पेपर 3 से, ठीक है, इकोनॉमी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इजीली कर सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्रीय प्रभाव, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 है ना, इंटरनेशनल रिलेशन पर जो उसका रीजनल इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इजराइल ईरान संघर्ष का असर केवल खाड़ी देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के हरिद्वार हो गया, रुड़की हो गया, ठीक है, काशीपुर हो गया, जैसे छोटे औद्योगिक शहरों की अर्थव्यवस्था को भी ये क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है,
तो मुझे पूर्ण तरीके से उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आएगा तो ये आपके पास क्या है, MCQ है, और आपको इसका आंसर कहाँ पर करना है, तो कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। फिर आगे चलते हैं। अब आगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो जो न्यूज़ है कि विकसित भारत 2047 में जो महिला क्या भूमिका निभा सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो भारत के विकसित भारत 2047 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टेम मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, इसमें क्या हो गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और रिसर्च एंड मतलब R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ही भविष्य की क्या है, ज्ञान अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तो जो नॉलेज इकोनॉमी है उसका क्या है, मुख्य आधार है, ठीक है। अब कुछ प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्टेम में महिलाओं की भागीदारी क्या है, उच्च शिक्षा स्तर पर स्टेम में कुल मूल्यांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी हो चुकी है, 43% है, जो विश्व में सबसे अधिक में से एक है, ठीक है। अब देखो, हमने कुछ दिन पहले ना एक आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था कि भले ही महिलाओं की भागीदारी 43% है, लेकिन ये रोजगार परक नहीं है, ठीक है। माना कि वो जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षाओं में जो महिला की भूमिका है वो इस टाइम में बहुत ज़्यादा है, 43% है, लेकिन ये रोजगार परख नहीं है, रोजगार परख नहीं है। जब वो रोजगार परख नहीं है, ठीक है, इसका मतलब वो क्वालिटी चीज़ नहीं है, ये क्वांटिटी तो हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। हम सबको शिक्षा ऐसे दे रहे हैं कि चलो आ जाओ, BA का कोर्स कर लो, MSc कर लो, MA कर लो, BSc कर लो, ठीक है, कोई कोर्स कर लो, BTech कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन क्या वो जो नॉलेज है वो रोजगार परक नॉलेज है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नहीं है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये एक चुनौती का कारण है। फिर R&D वर्क फोर्स डेटा क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिक्स रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार राष्ट्रीय R&D वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, 18.6% है। ये चिंताजनक एक डेटा है, ठीक है। फिर केंद्रीय बजट 2026 की घोषणा, बजट में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में लड़कियों के लिए सुरक्षित और किफायती हॉस्टल सुविधा स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। तो ये तो सारे के सारे पॉजिटिव इंपैक्ट हैं जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं ना, तो जहां पर वहां पर इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर UGC नेट GRF 2024-25 का आंकड़ा है, वो क्या बताता है, इस दौरान स्टेम फेलोशिप प्राप्त करने वालों में 53% से अधिक क्या है, महिलाएं थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कीवर्ड शिफ्ट में बताया गया कि सरकार का मुख्य फोकस अब क्या है, वुमेन डेवलपमेंट, महिलाओं के विकास से हटकर अब क्या है, वुमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर आ गया है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ना कनेक्ट करना चाहें तो डिफेंस में महिलाओं की भूमिका, अब लगातार डिफेंस में भी क्या हो रहा है, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन हाँ, मतलब प्रतिभाग है, वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे NDA में पहले केवल और केवल पुरुष ही क्या कर सकते थे, एग्ज़ाम दे सकते थे, लेकिन अब वो कुछ 2-4 सालों से क्या हो रहा है, महिलाएं भी उसमें भाग ले रही है। CDS हो गया, CAPF हो गया, और जो बाकी चीज़ें होती है, CPO हो गया, उसमें भी महिलाएं काफ़ी एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी राज्य पुलिस वगैरह तो है ही ना, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर अगर आप मेंस में इसको जोड़ना चाहें तो आप सीधे ऐसे से जोड़ सकते हैं। और ऐसे में जब आपको ऐसे की कॉपी दिखा भी चुका हूँ एक, वहाँ पर हमने देखा है कि महिला सशक्तिकरण आपके पास बिल्कुल एक टॉपिक है, और वहाँ पर आप इस पूरे डेटा का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और बेधड़ल्ले से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पेपर 2 अपनी जो इकोनॉमी है या सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप इसको सीधे बता सकते हैं कि कैसे अब लगातार जो सरकारी नीतियाँ हैं, जो हमारे IITs हैं, जो NITs हैं, वहाँ पर जो क्या कर रहे हैं, सुपर न्यूमेररी सीटें हैं, जो महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उनकी संख्या बढ़ रही हैं, जिससे महिलाओं का नेतृत्व बढ़ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आर्थिकी और सामाजिकी में बता सकते हैं कि जैसे उच्च शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं, ठीक है, और नॉलेज इकोनॉमी के निर्माण में महिलाओं का योगदान कितना हो सकता है, कैसा हो सकता है, और वो डेटा हम ऊपर प्रिलिमिनरी फैक्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर जो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, जो स्टेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है, शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी कितनी हो चुकी है, 43% हो चुकी है, ठीक है। अनुसंधान और विकास R&D इकोसिस्टम हम उनके लिए डेवलप कर ही रहे हैं, ठीक है। फिर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भूमिका, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लगातार क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगातार ऐसी चीज़ें सरकार ला रही है जिसमें क्या है, वुमेन लेड
इकोसिस्टम डेवलप करने की बात करी गई है। ठीक है, तो ये आपके पास एक मेंस का क्वेश्चन है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कोई इसका आंसर जरूर लिखेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपको लिखना चाहिए मतलब। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं कि देखो अब कितना शानदार क्वेश्चन है। भारत के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला नेतृत्व वाले विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस पर आपको क्या लिखना है, 150 शब्द लिखने हैं। ठीक है, कितने लिखने हैं, 150 शब्द लिखने। और ऐसे क्वेश्चन अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देख लेना आप। ठीक है, जो अभी जो अब अप्रैल में जो मेंस होगा ना 2025 वाला पीसीएस का, देख लेना आप वहाँ पर क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड देख लेना। ये क्वेश्चन आपको उनसे थोड़ा सा ऊपर ही मिलेंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास इस बार आएंगे। ठीक है, जब वो क्वेश्चन आएंगे तो तब उनके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब जो 5वीं न्यूज़ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये फर्टिलाइज़र से रिलेटेड न्यूज़ है। ठीक है, तो आपको हर एस्पेक्ट में इस न्यूज़ को देखना है। ठीक है, तो पश्चिम एशिया, विशेषकर ईरान, अमेरिका और इसराइल के बढ़ते तनाव के कारण भारत की जो उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है और प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति श्रृंखला खतरे में है, जो भविष्य में भारत की कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए क्या है, बन सकती है, चुनौती बन सकती है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको थोड़ा प्री के एस्पेक्ट से देखना चाहते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। अब ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तो मुझे लगता है कि ये आप इतना पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो बच के नहीं जाने वाला आपसे। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज किन दो देशों के बीच है, तो किन दो देशों के बीच है, तो यूएई और ईरान के बीच है। ठीक है, यूएई जो ओमान, हाँ, ओमान और क्या है, ईरान के बीच है। जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो किस किस के बीच है, ओमान और ईरान के बीच है। ठीक है, आप ये मत कर देना कि यूएई और ईरान के बीच मत करना उसे, वो किस किस के बीच है, ओमान और ईरान के बीच है। ठीक है, तो यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ठीक है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में यूएई और ओमान है। यह एलएनजी और तेल आपूर्ति का दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, चौक पॉइंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको पता ही है। फिर उर्वरक और प्राकृतिक गैस, तो यूरिया बनाने के लिए प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस और एलएनजी। जरा मुझे बताना कि जो प्राकृतिक गैस है और एलएनजी है, इसका मुख्य घटक क्या है, मुख्य घटक क्या है। मुझे एक बार अच्छे से याद है कि मैं यूपी का उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा था 2022 या 23 का। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था कि जो नेचुरल गैस है उसका मुख्य घटक क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, हाँ यही था क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा मुझे बताना इसका आंसर की क्या है। का इस्तेमाल मुख्य फीड स्टॉक कच्चे माल के रूप में होता है। भारत में कुल प्राकृतिक गैस उपभोग का लगभग 29% केवल क्या है, फर्टिलाइजर सेक्टर में इस्तेमाल होता है, और भारत अपनी ज़रूरत का 45% प्राकृतिक जो गैस है वो यहीं से क्या करता है, आयात करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश कौन है, मेजर सप्लाई कौन है, तो यूरिया आयात के प्रमुख देश कौन है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और जीसीसी मतलब गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज़ हैं, जो वो क्या करते हैं, हमारी जो अपना मेजर सप्लाई किस चीज़ का, यूरिया का, तो ये करते हैं। ठीक है, फिर डीएपी और एमओपी, ये दो जो डीएपी और एमओपी है ना, ये यूरिया के एक प्रकार है के मुख्य आपूर्तिकर्ता कौन है, सऊदी अरब, रूस और मोरक्को और चीन भी है। अब इसमें भी क्या दिक्कत है कि जो रूस और चीन तो क्या है, प्रमुख आयात करता है, लेकिन ये क्या हो चुके हैं, रसिया तो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझ चुका है। ठीक है, तो वहाँ से हम आपूर्ति तो अपनी हो नहीं रही है। तो अब इम्पॉर्टेंट आपूर्ति हमारी कहाँ से हो रही थी, जो गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ से हो रही थी, लेकिन अब वहाँ पर भी युद्ध की स्थिति है। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छा एक वो आया है, केप ऑफ गुड होप। देखो ये केप ऑफ गुड होप, और आपको मुझे बताना है कि केप ऑफ गुड होप किस देश की दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा देश है जिसका दक्षिणतम बिंदु कौन है, केप ऑफ गुड होप है। चलो मैं ही बता देता हूँ, ये साउथ अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप कहते हैं। तो जैसे ही अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाता है तो ये क्या होगा, भूमध्य सागर से और उधर से घूमते हुए आएगा इधर हिंद महासागर में, तो ये क्या बनेगा भाई, बहुत ही महंगा रास्ता बन जाएगा ये। ठीक है, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब आप इसको ना मेंस में कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, तो जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में सीधे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पर, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर। तो भारतीय खाद्यान्न में तो भारत खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर है, लेकिन उर्वरक यूरिया हो गया, डीएपी हो गया और एमओपी में क्या करता है, इसका भारी मात्रा में आयात करता है, दूसरे देशों से लेता है। यदि पश्चिम एशिया में लंबा युद्ध खींचता है तो खरीफ और रबी की फसलों पर सीधे इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइज़र ही नहीं होगा हमारे पास, और जब हमारे पास फर्टिलाइज़र नहीं होगा तो सीधे सीधे वो कौन से दो खेतियों को पर इफेक्ट डालेगा, तो खरीफ की खेती और रबी की खेती पर क्या डालेगा, इफेक्ट डालेगा। फिर इससे क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरक और एलएनजी जिससे यूरिया बनता है महंगे होते हैं तो भारत सरकार का
उर्वरक जो सब्सिडी बिल है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी बिल है, वो अचानक से बहुत बढ़ जाता है और जो अर्थव्यवस्था पर क्या डालेगा, बोझ डालेगा या इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, और यहाँ पर हमारा फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ने का खतरा है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें यहाँ पर, तो जीएस पेपर 2 से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो पश्चिम एशिया पर निर्भरता, भारत अपने यूरिया का आयात का लगभग 75% देखो खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी जैसे देशों में, जैसे ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और यूएई से करता है। यह युद्ध दिखाता है कि हमारी फूड सिक्योरिटी पश्चिमी एशिया की शांति से कितनी गहरी जुड़ी हुई है। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि जो आजकल हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं ना, ये जो जब से हमारी इकोनॉमी खुली हुई अर्थव्यवस्था बनी है, तब से हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों पर डिपेंडेंस ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जब हम दूसरे देशों पर डिपेंड ज़्यादा हैं, तो अगर दूसरे देश क्या है, किसी उलझन में फंसा हुआ है, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट किसे करता है, एक दूसरे कंट्री को करता है। अब देखो, हम खाद्य सुरक्षा पर ही आप इसको क्या कर सकते हैं, सीधे कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे अगर पश्चिम में क्या है, पश्चिम एशिया में क्या है, अशांति है, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट किसको कर रहा है, भारत के फर्टिलाइज़र उसको कर रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट को कर रहा है, फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट को कर रहा है। फिर व्यापारिक मार्ग, युद्ध के कारण जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, अगर वो बंद हो जाता है, लाल सागर में खतरा बढ़ता है, तो व्यापार रुक जा सकता है, या जहाज को केप ऑफ गुड होप का एक लंबा रास्ता क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ेगा। और जब वो लंबा रास्ता अपनाएगा तो वो लंबा भी है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, साथ साथ में क्या होगा, महंगा भी होगा वो रास्ता। ठीक है, फिर इसको आप जीएस पेपर 1 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, भूगोल से। तो खनिजों का वैश्विक वितरण, भारत में रॉक, फॉस्फेट, पोटास और एलिमेंट सल्फर जैसे उर्वरक कच्चे माल का खनन ना के बराबर होता है, जिसके लिए भारत को जॉर्डन, मोरक्को, सेनेगल और रूस जैसे देशों पर क्या होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। और जब भी भारत ऐसे इंपॉर्टेंट देशों पर क्या होगा, निर्भर होगा, तो हमारी फूड सिक्योरिटी क्या होगी, चैलेंज होगी। और जब हमारी फूड सिक्योरिटी चैलेंज होगी, तो हम क्या चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति जल्दी बहाल हो। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक भी अच्छे से कवर किया होगा मेरे साथ। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर हो चुका है, तो ये आपके पास क्या है, एक एमसीक्यू है। आप इसका आंसर कहाँ पर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके आंसर्स का वेट करूँगा। तो आज का जो लेक्चर है वो इतना ही है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।